Assalamu alaikum. Welcome to the class of 4 p.m. It's the class of introduction to the quality. What is quality? Whether we are discussing about a product or service, we must first of all have to choose the product from different products or services. When we are selecting, we are checking capacity planning, we are making a choice about location, about product quality. So the process which transform input into output, we have to focus too much care in this process so that we do not find any defect or any problems. In this lecture, we will examine process selection and capacity planning. Process selection is a very important step in producing a product or services. We will face different challenges, technological advances in a process, and we find different options for competitive advantage, and different risks are involved in this whole process. First of all, the first chapter or the first topic in our course is quality. We are here focusing our whole attention towards the quality of the product. When we are discussing about the quality of the product, first of all I would ask some specific questions from you people. जब आप कुछ भी ख़रीदने के लिए बाहर जाते हो तो क्वालिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या नहीं होती? मतलब सपोज़ जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, इवन कि आप लोग अपने लिए अगर कपड़ा भी ख़रीदते हो सूट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है. मींस कि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लेवल पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. हम फोकस कर रहे होते हैं कि हमें ऐसी चीज़ मिले जो अच्छी हो. आप बैग लेते हो, कपड़ा लेते हो, घर के लिए कोई भी आइटम लेते हो, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक हमारे लिए क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है. तो हम यहाँ पर इस लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि क्वालिटी जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसे क्या क्या होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी. उसे कुछ एवोल्यूशन देखेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई. अगर हमारी क्वालिटी जो है अच्छी होगी तो सही है, और अगर अच्छी ना हो तो उसकी जो कॉस्ट है और जो पूरी क्वालिटी के कॉन्सिक्वेंसेस है, जो असरात है, वो क्या होंगे. ये कुछ टॉपिक है जो हम आज स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. क्वालिटी कहते किसे हैं? क्वालिटी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की एबिलिटी होती है कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे. द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कंसिस्टेंटली मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है या उसको मीट करे या उससे ज़्यादा आगे जाए. क्वालिटी जो है वो है जिसके लिए आप पे करते हो. अगर हम पुराने वक्त की बात करें, यूएस मार्केट में 1970s और 1980 की बात करते हैं, तो कस्टमर्स यूएस मार्केट में वो चीज़ नहीं ले पाते थे जो उसके लिए वो पे करते थे. वो सेटिस्फाई नहीं होते थे वो, क्योंकि यूएस मार्केट में फोकस जो था वो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी भी होता था, क्वालिटी पे नहीं होता था. क्वालिटी उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर थी. फिर जो कस्टमर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे. वो कहते थे जितना हम पे करते हैं उस हिसाब से हमें चीज़ मिलती नहीं है. फिर इस थिंकिंग से आगे जाते हैं फॉरेन कंपनीज, यानी जापान जब यूएस मार्केट में आई तो उसने बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का कैप्चर कर लिया. क्यों उन्होंने कैप्चर कर दिया? जैसे हम जापान मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोडक्ट्स का अगर मैं नाम लेती हूँ, कुछ कंपनीज़ का नाम लेती हूँ, तो आप भी उसको क्वालिटी की वजह से जानते होंगे. जैसे होंडा है, निसान है, टोयोटा है. ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्वालिटी को फोकस किया है, और इन क्वालिटी की वजह से इनकी कार्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो रिलायबल होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है. बहुत सी यूएस कंपनीज़ जो है, मतलब उसके बाद कस्टमर्स जो हैं उनका फोकस यूएस मार्केट से ज़्यादा जापानी मार्केट पे था. जापान की जो प्रोडक्ट्स थी उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया था, बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. यूएस कंपनीज़ जो है फिर उनको अपना व्यू चेंज करना पड़ा क्वालिटी की तरफ, कि क्वालिटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करती है. और जो सक्सेसफुल हमारे फॉरेन कम्पिटिटर्स हैं वो क्वालिटी की वजह से हुए हैं. बहुत से कंसल्टेंट्स, बहुत से लोग, बहुत से टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उन्होंने क्वालिटी को फोकस करना, क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि उस पर काम कर सके. और 1990 में जो थोड़ा सा गैप था वो कुछ हद तक कवर अप हो गया. नेक्स्ट हमारा है एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. क्या
हमारी हिस्ट्री थी, जहाँ से हमारी क्वालिटी स्टार्ट आई। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो पहला था वो स्किलफुल क्राफ्टमैन थे। वो तमाम प्रोडक्शन के स्टेजेस खुद करते थे, खुद ही वर्कर्स काम करते थे। उनकी रेपुटेशन की वजह से जो है वो लोग मोटिवेट करते थे लोगों को अपने एक्सपीरियंस की वजह से, और जितना भी नए वर्कर आते थे वो उन्हीं के हिसाब से काम करते थे। एक बंदा जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबल होता था और तमाम प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल होता था। नेक्स्ट स्टेप आया डिवीजन ऑफ लेबर। फिर हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब ये आया तो काम्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। हर एक स्मॉल पोर्शन किसी स्पेसिफिक बंदे को हायर कर दिया। किसी स्मॉल पोर्शन का मतलब ये होगा कि जो एक्सपीरियंस था उस काम में उसको हमने उसका रिस्पॉन्सिबल कर दिया, और जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो ये जो कंट्रोल है ये शिफ्ट हो गया फोरमैन की तरफ। इंस्पेक्शंस भी हम लोगों ने स्टार्ट की। इसके बाद नाम आता है टेलर्स का, जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। उसने बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन की तरफ उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए। टेलर के काम को फिर जीएस रेफोर्ड ने जो है इम्प्रूव किया। उसने दो इम्पोर्टेंट काम किए इसमें क्वालिटी के एवोल्यूशन में। फ़र्स्ट डिज़ाइन स्टेज उसने कहा कि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उस सेकंड जो है उसने हाई क्वालिटी जो है प्रोडक्टिविटी, मतलब उसने कहा कि सिर्फ क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट को भी उसने कंसीडर किया। 1924 में जो है शेवर्ट जो है उसने क्या किया, उसने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए और उसने कहा प्रोडक्शन को मॉनिटर करें। उसके बाद लैब्स आए जिसमें हम लोगों ने सैम्पल्स को, जो हम लोग सैंपल लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसके टेबल्स बनाए गए, उस टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया। और हम लोग की कोशिश ये थी कि जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास टेबल्स आ रही हैं उसके मुताबिक हो। मतलब सपोज़ मैं कोई भी सैंपल की टेबल बना रही हूँ तो उस टेबल में मैंने डिसाइडेड क्वालिटी लेवल्स बताए हुए हैं। उस जो लेवल्स हैं उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट अगर डेवलप होती हैं तो ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल पे जो है एम्फेसिस ज़्यादा हो गया था। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो गई थी। फिर जो ये यूएस आर्मी वालों ने लैब्स इंट्रोड्यूस कराए, यूनिवर्सिटीज़ इंट्रोड्यूस कराई, जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स पे काम किया। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जब आई उससे हमें क्वालिटी को कंट्रोल करने में ज़्यादा हेल्प मिली। फिर 1950 में जो है क्वालिटी गुरुज आए। सबसे पहले एडवर्ड डेमिंग हैं, उन्होंने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए। जापानीज़ यानी उन्होंने ये डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आ भी रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बस गुरु को हाईलाइट करेंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस वर्ल्ड मार्केट पे काम किया। पीरियड टू टाइम मच आउटपुट ऑफ जापानीज़ फैक्ट्रीज वाज इन्फीरियर क्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जोसेफ जोरान है, उन्होंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया। यानी वो कहते थे कि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट 1950 में हुआ टोटल क्वालिटी कंट्रोल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। फोकस हमारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ था, रॉ मटेरियल डिज़ाइन, इन चीज़ों को कंसीडर किया गया। 1960 में ज़ीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो, परफेक्ट हो। 1970 में जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्विसेज की तरफ भी गए कि सर्विसेज भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और सर्विस प्रोवाइड करनी। उसके बाद ये क्वालिटी जो है इसमें बहुत बड़ी चेंज आई, ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ। स्ट्रेटजिक अप्रोच 1970, और अब से उस वक्त से अब तक जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। डिफरेंट डिफेक्ट्स फाइंड करना, उसको करेक्ट करना, को मार्केट तक लाना, और इट इज़ स्टिल अ रिएक्टिव अप्रोच। अब तक इस पर जो है काम हो रहा है। ये स्ट्रेटजिक अप्रोच है जिस पर अब तक काम हो रहा है। अभी तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स फ्रॉम अकरिंग ऑल टुगेदर, क्वालिटी एंड प्रॉफिट आर आल्सो मोर क्लोजली लिंक्ड। ये तो हमारी कुछ एवोल्यूशन थी, कुछ हिस्ट्री थी। ये क्वालिटी गुरु को हमने हल्का सा हाईलाइट किया। अब आते हैं बेसिक्स डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। क्या क्वालिटी की डायमेंशंस का मतलब है हम कैसे क्वालिटी को देखते हैं। तो क्वालिटी को देखना मतलब ये नहीं होता कि अच्छा है ये बुरा है। हम ग्रेड्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम प्राइस के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं। हम लोग बेसिकली कस्टमर्स को देखते हैं कि कस्टमर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस डायमेंशन से देखते हैं। अब डायमेंशन में हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट थिंकिंग है। क्वालिटी का मतलब सिर्फ उसे यानी एक अच्छी चीज़ हो, इसका मतलब क्वालिटी का मतलब परफॉर्मेंस से भी देख सकते हैं कि क्या हर एक चीज़ उस प्रोडक्ट की काम कर रही है, फिट है, फिनिशिंग सही है, प्रॉपर है, ग्रेड की है कि नहीं, जो मटेरियल यूज़ हुआ है अच्छा यूज़ हुआ है कि नहीं। तमाम काम, अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विस में परफॉर्मेंस का मतलब है कि तमाम काम सही हुआ है, एग्रीड प्राइस पे हुआ है, फ्रेंडली हुआ है, कर्टसी शामिल थी, कंप्लीट थी, क्विक था।
नेक्स्ट हम लोग एस्थेटिक्स की बात करते हैं, यानी इंटीरियर डिज़ाइन कैसा है, सॉफ्ट टच उसका कैसा है। और अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो क्लीन है, वेटिंग एरिया कैसा है। थर्ड हो सकता है क्वालिटी को हम लोग चेक कर रहे हो स्पेशल फीचर्स की वजह से। स्पेशल फीचर्स में आ सकता है प्रोडक्ट में कि ग्रुप्स कंट्रोल किस तरह है, और सर्विसेज में आ सकता है लोकेशन कैसा है, जब हम कॉल करते हैं तो अवेलेबल होती हैं या नहीं होती। फोर हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी में कहते हैं कि एंटी लॉक ब्रेक्स, यानी जैसे एयर बैग्स होता है गाड़ी में, ये चीज़ें हमारे पास सेफ्टी शामिल है कि नहीं शामिल। सर्विस में बात करते हैं सेपरेट वेटिंग एरिया है कि नहीं। फिफ्थ अगर हम क्वालिटी को रिलायबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन्स हैं या नहीं है। और अगर सर्विस की बात करते हैं तो काम सही हुआ है, जैसे प्रॉमिस किया था वैसा हुआ है कि नहीं। अगर हम क्वालिटी को ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो हम ये देखते हैं प्रोडक्ट में कि उसकी यूज़फुल लाइफ्स कितनी है, कितनी वो माइल्स चला है, कितना उसने जो है काम किया है, और अगर कितना मतलब जितना रजिस्टर ने किया उसने जैसे कहा था उस टाइम ड्यूरेशन वैसे ही काम किया कि अगर सर्विस की बात करते हैं तो हम कहते हैं उस टाइम के दौरान उसने सारा काम सही किया या नहीं। परसीव क्वालिटी की बात करते हैं तो टॉप रेटेड कार्स की बात कर लेते हैं प्रोडक्ट में, और सर्विस में हम लोग बात कर लेते हैं अवार्ड विनिंग प्राइस सर्विसेज। सर्विस आफ्टर सेल की बात करते हैं तो हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स जो है ये आफ्टर सर्विस है, प्रोडक्ट में भी और सर्विस में भी। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट डायमेंशन से। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से बात करते हैं, डिज़ाइन फेस हमारा स्टार्टिंग लेवल है क्वालिटी का। डिज़ाइन में डिफरेंट डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसकी साइज़, उसकी शेप, उसकी लोकेशन। तो जो डिज़ाइन हम लोग कहते हैं इसमें हम बेसिकली डिज़ाइनर्स के इंटेंशन देखते हैं कि वो कौन सी फीचर डालना चाहते हैं और कौन से निकालना चाहते हैं। हमारे पास अगर ऑटोमोबाइल्स को हम देखें तो डिफरेंट डिज़ाइन के मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है, डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट अपीयरेंस में, डिफरेंट रूमलेस में, फुल इकॉनमी के हिसाब से, कंफर्टनेस के हिसाब से, मटेरियल यूज़ के हिसाब से। तो ये जो डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है ये बेसिकली हमारे पास क्वालिटी है। हम डिसीजंस पे लेंगे इस हिसाब से कि हम लोगों ने देखना होता है कि कस्टमर्स की वांट्स क्या है, कस्टमर्स के लिए क्या चीज़ ज़्यादा रिलायबल है, क्या वो सेफ उनके लिए ज़्यादा है, कॉस्ट और दूसरे कंसिडरेशन हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग डिज़ाइन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हाउ वेल इट कन्फर्म टू द डिज़ाइन। हाउ वेल मतलब क्या है कि डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन कस्टमर के वांट्स को देखने के बाद, मार्केटिंग को देखने के बाद, कस्टमर सर्वे को देखने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद जो डिज़ाइन वो लोग डिसाइड करते हैं, डिफरेंट कस्टमर को फोकस करने के बाद जो भी डिज़ाइन प्रोडक्ट और सर्विस में उन्होंने डिज़ाइन किया है, क्या वो जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं क्या वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो डिज़ाइनर्स ने सोचा है क्या वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो इक्विपमेंट, वो कैपेसिटी, वो स्किल अवेलेबल है कि वो बना सकें। अगर वो ऐसा पूरा डिज़ाइन डिसाइड करते हैं जिसे हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ऐसा डिज़ाइन डिसाइड करना होगा जिससे हम लोग फॉलो कर सकें, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकेंगे हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। इनअप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए। वर्कमैन जो है उस पर डिज़ायर्ड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सकें, हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं कन्फर्म, जो हम लोग कह रहे हैं ना कन्फर्म टू द क्वालिटी, कन्फर्म टू, इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइनर्स ने सोचा है क्या उस ही हिसाब से वो चीज़ प्रोड्यूस हुई है या नहीं। स्किल, ट्रेनिंग, मोटिवेशन सब कुछ यूज़ करने के बाद क्या जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है उसको मॉनिटर करते हैं क्या वो कन्फर्म है डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ईज़ ऑफ यूज़ का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आप लोगों ने इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ करना है, अगर इस तरह से यूज़ किया तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कस्टमर उसको आसानी से यूज़ कर सकें, उनको किसी किस्म की कोई इंजरी ना हो, उनको किसी किस्म की कोई डैमेजेस ना हो। इस किस्म की चीज़ों से हम लोग अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं। और क्लियरली हम लोगों ने इस पर मेंशन किया होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ करेंगे तो ये चीज़ ख़तरनाक होगी, अगर ये चीज़ आँख में चली जाए तो डॉक्टर के पास जाएं, खाना से पहले दवाई खानी है, खाने के बाद खानी है। ये जो तमाम डिटेल होती है ये तमाम बेसिकली ईज़ ऑफ यूज़ के लिए होती हैं। हम कस्टमर को एजुकेट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर UN के प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेबल्स होते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो और कस्टमर को आसानी से समझ आए हम उनको क्या बताना चाहते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लो उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको लाजमी मिलेंगी, चाहे आप लोग छोटे से छोटे प्रोडक्ट की बात करते हैं। इवन कि आप लोग वॉशिंग मशीन पे देखें तो लिखा होता है चलते हुए इसको नहीं खोलना, ड्रायर को इसको इस तरह से खुश्क रखना है, यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ बेसिकली किस लिए है ताकि आसानी से वो लोग यूज़ कर सके और चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट है सर्विस आफ्टर
डिलीवरी जब चीज़ें हम डिलीवर कर लेते हैं तो अपने डिज़ायर रिज़ल्ट लेने के लिए हम लोग जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि क्वालिटी किसी लेवल पे इफेक्ट ना हो। अगर वो हमें कॉल करते हैं कि भाई आपका हमने पंखा लगाया और ये आते ही जल गया, तो फिर हम लोग चेक करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। हम लोग ये जो गारंटी दे रहे होते हैं लाइफ टाइम या 1 ईयर 2 ईयर बेसिकली इसलिए दे रहे होते हैं कि हम आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहें। नेक्स्ट हमारे पास कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर हमारे पुअर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, किस तरह से वो हमारी बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगा। पुअर क्वालिटी में सबसे पहला है लॉस ऑफ बिज़नेस, क्योंकि जब हम लोग इफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज देंगे तो हमारा बिज़नेस ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे गुडविल इफेक्ट करेंगे। हमारे मतलब आप अगर देखो तो एक पुअर क्वालिटी की चीज़ अगर आप देते हो तो वो एक बंदा इस्तेमाल करता है तो 10 को बताता है कि इस कंपनी की फ़लाँ चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, तो उससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो जो डिफेक्टिव है उससे हमारे अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने की वजह से हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी इफेक्ट हो जाएंगे। जो डिससेटिस्फाइड होंगे वो कम से कम 19-20 लोगों को बताते हैं, जो सेटिस्फाइड भी इफेक्ट होंगे, सेटिस्फाइड इतने ज़्यादा लोगों को बताते भी नहीं हैं। तो और दूसरा मसला ये होता है कि हो सकता है वो कंपनी को बताए भी ना। जो कस्टमर डिससेटिस्फाई होते हैं वो डायरेक्टली लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि इसकी पुअर क्वालिटी और सर्विसेज है, या वो कंप्लेन करते हैं। मैक्सिमम सर्विस जो हमारा सेल पर्सन होता है उसको वो कंप्लेन हम तक पहुँचती नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बिज़नेस के लॉस को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइबिलिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आप लोग की जो पुअर क्वालिटी की जो प्रोडक्ट थी उससे जो लॉस हुआ है आपके कस्टमर को, अब वो पूरा करेंगे आप। तो ये जो लॉस आप पूरा कर रहे होते हो उससे आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है। जैसे मैंने गलत ऐसी कार प्रोड्यूस की थी जो कंट्रोल में नहीं रही और ड्राइवर इफेक्ट हो गया है, तो वो सारा लाइबिलिटी मुझे पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें जो इफ़ेक्ट ना करे। मैंने ऐसी गाड़ी दी जिससे एक्सीडेंट हुआ, पड़ोसियों का घर ख़राब हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सारा लॉस मुझे पूरा करना पड़ेगा, मुझ पे क्लेम आएगा। तो आप लोगों ने बिज़नेस की कोशिश होती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिससे इंजरी ना हो, डैमेज ना हो, वारंटी गारंटी के साथ वो चीज़ प्रोड्यूस करती है। और उसके अलावा हम लोग उसमें यूजेस डिटेल जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिकली लाइबिलिटी को सेव करने के लिए होती है। लेकिन अगर आप वैसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है। और ये लाइबिलिटी जो है इससे बचने के लिए अगर हम अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइबिलिटी नहीं आएगी जिसकी कॉस्ट कम होगी। लाइबिलिटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ बिजनेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं आपके ऊपर ये लॉस ऑफ बिजनेस की कॉस्ट नहीं आती, लाइबिलिटी की कॉस्ट नहीं आती। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जब हम लोग पुअर क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी डिफेक्टिव पार्ट्स आप लोगों ने बनाए होते हैं और वो आप लोगों ने दे दिए होते हैं, उनको आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया होता, कि क्वालिटी को चेक नहीं किया होता और आप लोग कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, उनसे जितनी इंजरीज होती हैं, जितने डिफेक्ट्स होते हैं, जितना नुकसान होता है वो आपको देना होता है। और आप लोगों को जो पुअर सर्विस दी उसकी वजह से आप लोगों ने मतलब सपोज़ जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी कि हमारी एक रिलेटिव थी, उन्होंने एक सूट मंगवाया था, आई थिंक वर्दा का था, निशात का था, मुझे इतना याद नहीं है। तो उस सूट का मसला ये था कि उसमें दुपट्टा जो था वो डिफेक्टिव था। दुपट्टा डिफेक्टिव था तो उसने क्लेम किया और उस कंपनी ने पूरा नया अनस्टिच सूट उसको प्रोवाइड किया। तो ये जो प्रोडक्टिविटी की कॉस्टिंग है ज़्यादा आ गई है। अगर वो अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करते और उनको ये चीज़ ना फेस करनी पड़ती तो उनकी कॉस्ट कम से कम होती। लास्ट वन कॉस्ट है। कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस करने की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है आपके ऊपर। कॉस्ट पे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट देख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसमें हमारे पास को किस किस किस्म की कॉस्ट आ सकती हैं अब हम वो डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है इंटरनल। सबसे पहले हम देखिए फेलियर कॉस्ट आती है। फेलियर कॉस्ट का मतलब क्या है? डिफेक्टिव पार्ट्स और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से जो है आपके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसमें हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की एक इंटरनल कॉस्ट आ रही है, एक एक्सटर्नल आ रही है। इंटरनल का मतलब है कि हम लोग प्रोडक्शन के दौरान हमने डिस्कवर ही नहीं किया और हमने वो फॉल्टी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। तो फॉल्टी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करने से हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पुअर, लॉस ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब इस किस्म की जो कॉस्ट आ रही है आपके केयरलेस होने की वजह से वो बिज़नेस के ऊपर बहुत हैवी होती है। अगर हम प्रोडक्शन के दौरान वो गलत प्रोडक्ट चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते और वो हमारे कस्टमर तक ना पहुंचे तो इस किस्म की कॉस्ट से हम लोग बच सकते थे। क्योंकि अब जो कस्टमर तक पहुंच गए तो उससे हमारे पास एडिशनल कॉस्ट आएगी, एडिशनल रिसोर्सेज हमें यूज़ करने पड़ेंगे, एडिशनल वर्कर्स को हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा यूज़ होगा। तो ये जो कॉस्ट है ये बच सकती है अगर हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं टाइम पर
हम लोग चेक करते हैं टाइम पर और इस किस्म की चीज़ों को और इस किस्म के पार्ट्स को, इस किस्म के प्रोडक्ट को साइड पे कर देते हैं ट्रैक से, जो चीज़ें सही नहीं होती। आप लोग देखते भी हो कि जो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि वो जो चीज़ ट्रैक पे जा रही होती है, जो फिनिश प्रोडक्ट है उससे ख़राब प्रोडक्ट वो लोग साइड पे कर रहे होते हैं, लो कॉस्ट पे देने के लिए, लो प्राइस पे देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो हाई प्राइस पे नहीं देंगे उस कस्टमर को, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उससे उनकी रेपुटेशन भी इफेक्ट होगी, उसके बाद क्लेम भी आएगा और उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी ड्यू टू इंटरनल फेलियर। एक्सटर्नल क्या होती है? फेलियर डिस्कवर्ड आफ्टर डिलीवरी। सॉरी, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी एक्सटर्नल फेलियर की, इंटरनल फेलियर ये है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान आप लोग देखते रहते होंगे, मतलब देखिए जैसे हम लोग आटा बना रहे होते हैं, जब तक वो रोटी बन नहीं जाती, रोटी बन जाए तो वो चीज़ फिर वापस नहीं हो सकती। तो प्रोडक्शन के दौरान आप लोगों ने उसको उसी वक्त हाईलाइट करना है, उससे बचाना है कि वो ख़राब प्रोडक्ट आगे ना जाए, इससे पहले कि उसको हाई कॉस्ट लग जाए, इससे पहले कि उस प्रोडक्शन के दौरान उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लग जाए, मटेरियल आप लोग का गलत आ गया, उसी वक्त आपको चाहिए कि हाईलाइट करिए। इस किस्म के कुछ स्टेप्स होते हैं जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन आप लोगों ने फ़ौरन से उसको साइड पे करना होता है ताकि उसको मज़ीद कॉस्ट ना आए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इंटरनल फेलियर होते हैं। एक्सटर्नल ये होते हैं कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद आप लोग मार्केट में दे देते हो गलत, उसको आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, उसको पैकिंग के दौरान भी नहीं देखा और आपने कस्टमर को पहुंचा दी, उससे जो आपकी रेपुटेशन इफेक्ट होगी, बिजनेस इफेक्ट होगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। इस किस्म की जो कॉस्ट है उसे हम एक्सटर्नल फेलियर में डालते हैं। अप्रेजल कॉस्ट ही होती है कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिज़ाइन टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ अनकवर्ड इफेक्ट्स, यानी ये कॉस्ट आप लोग लगा रहे हो ताकि जितने डिफेक्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने कवर अप नहीं किया उसको आप हाईलाइट करें। जैसे आप इंस्पेक्शन करते हो, टेस्टिंग करते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप लोग जो है अनकवर कर सको, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके बाहर ना जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो टेस्टिंग पे, इंस्पेक्शन पे, इक्विपमेंट्स पे, लैब पे जो कॉस्ट आती है वो उस कॉस्ट से कम होती है जो ख़राब चीज़ बाहर चले जाने की वजह से आपके ऊपर आती है। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब ये है, देखिए अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट बेसिकली फेलियर कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हम लोग लगाते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब ये है कि डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने की जो कॉस्ट आती है, मतलब आप लोग कोशिश करते हो कि डिफेक्ट्स जो हैं वो ना हो, कम से कम डिफेक्ट्स हो। उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, वेंडर्स के साथ काम करते हो, वर्कर को ट्रेन करते हो, प्रोसेस के दौरान कंट्रोलिंग के स्टेप्स लेते हो, एक्स्ट्रा अटेंशन देते हो डिज़ाइन और प्रोडक्ट फेस पे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हर एक स्टेप पे चेक करते हो कि वो आगे ना जाए। तो इस किस्म की जो कॉस्ट है वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। तो सिंपल आप लोग दोबारा एक नज़र हाईलाइट दोबारा से देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है फेलियर कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है डिफेक्टिव पार्ट्स और प्रोडक्ट सर्विसेज की वजह से। इंटरनल का मतलब है प्रोडक्शन के दौरान आप लोगों ने नहीं हाईलाइट किया और वो चीज़ प्रोड्यूस हो गई। और एक्सटर्नल का मतलब है कि आप प्रोड्यूस होने के बाद कस्टमर तक भी पहुँच गए, तो ये आप एक्सटर्नल फेलियर की तरफ भी जा रहे हो। और जो फेलियर्स है अगर हम प्रोडक्शन के दौरान फाइंड आउट करते हैं तो ये इंटरनल फेल, मतलब प्रोडक्शन के दौरान हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, फेल टू डिस्कवर इंटरनल फेलियर है। और फेलियर डिस्कवर्ड आफ्टर डिलीवर हो गया उसके बाद आपको पता चलता है तो आप एक्सटर्नल फेलियर में जा रहे हैं। इन दो फेलियर से बचने के लिए हम दो तरह के कॉस्ट लगाते हैं, अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल का मतलब है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग टेस्टिंग करें, इंस्पेक्शंस करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप अनकवर कर सकें। और प्रिवेंशन का मतलब है डिफेक्ट्स होने से आप बचते हैं चाहते हो, प्लानिंग करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, वर्किंग करते हो, वेंडर के साथ ट्रेनिंग करते हो। ये डिफरेंट आप लोगों के पास कॉस्ट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट गुरु। थैंक यू।